से, क्योंकि देखते दो हैं या भाई, तीन अब ग्रुप से तो हो करने गए वाले थे। हैं, आ जाए ना। कोई ग्रुप है सर मौजूद तीन पूरा ग्रुप भाई? तीन ग्रुप रह गए, तीन पहले। ग्रुप। एहसन साहब आपका ग्रुप मौजूद है? खटक साहब जी जी सर, सर, हमारा लेट भी मी चेक मौजूद सर। है। चेक करके मुझे सर बताइए ताकि हमारा मैं भी ग्रुप लगाऊं, शुरू करें। वक्त नहीं है भाई। मैंने मैसेज दिया था कि 6:45 पे सब अवेलेबल रहे। जी सर, हम अवेलेबल हैं, बस कुछ सर लड़के आ रहे मेजोरिटी हैं ग्रुप अवेलेबल 5 के। आपके सारा पूरा ग्रुप अवेलेबल है, मैं लगा दूं आपकी प्रेजेंटेशन। सर एक मिनट मैं चेक कर लूं ग्रुप 5 में कौन कौन रह गया अभी, एक बार। अरशद, अभी तक 11 आदमी हैं, 10 आदमी आए हैं, तो एक ग्रुप कैसे हो सकता है पूरा? मुमकिन ही नहीं है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि 29 में से 10 आदमी अगर हो तो 5 आदमी एक ग्रुप के नहीं हो सकते। जी सर, ये लॉ बिल्कुल ठीक कह रहा है। जी सर मैसेज किया अभी ग्रुप के अंदर, मेरा ख्याल शायद नमाज का भी टाइम है, इस वजह से जो है देखिए मैंने शायद इसी नमाज वजह की से वजह से आपके थोड़ा कहने पे 6:30 से 6:45 पे मैं दे गया हूँ। अब क्या करूं मैं, बताइए? क्या 7 बजे शुरू करूं प्रेजेंटेशन? रात के 11 बजे तक बैठा रहूं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम नहीं सर, सर। बस अभी वालेकुम सलाम। सर आ रहे हैं बस। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में होते तो क्या इस तरीके से आप लोग बिहेव कर रहे होते? मेरे पास तो जी सर, चॉइस है कि अगली माजरत 3 चाहता क्लासों में हूँ। आपको यूनिवर्सिटी बुला लूं, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा करना। जी सर आया, अरशद वगैरह आया। अरशद, हाँ मैं आ आया, गया। आवाज आ रही है अरशद? हाँ मुझे आवाज आ रही है। बाकी देखो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है सर, खोले, मैं सब शुरू करता हूँ। कौन सा ग्रुप है भाई, हमारे सर मुझे ये गारमेंट बताइए। प्रेजेंटेशन का नाम बताइए आप मुझे। सर गारमेंट का है सर, गारमेंट के हवाले से होगी प्रेजेंटेशन हमारी। सॉरी, गारमेंट्स के नाम से होगी सर प्रेजेंटेशन। सर गारमेंट को ग्रुप का नाम बता दे भाई, अपने ग्रुप का नाम बता दे सर। ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 5 में कौन कौन लोग हैं ये तो बताइए, टॉपिक क्या है? सर अरशद, इसरार है और तौकीर है, मुबश्शिर है, मुश्ताक है। सर टॉपिक हमारा है गारमेंट के हवाले से। गारमेंट सेफ्टी, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी। ऐसी तो कोई प्रेजेंटेशन मेरे पास नहीं आई है भाई। फायर सेफ्टी प्रेजेंटेशन है मेरे पास, पीपीएस की प्रेजेंटेशन है मेरे पास, एसन की प्रेजेंटेशन है, और एक ये वाली जो मैं लगा रहा हूँ अभी है, इस पे हाँ सर ये हेल्थ एंड सेफ्टी होगी। ये लगा दी मैंने। यही है हेल्थ एंड सेफ्टी और पहली बात ये है कि आपने ये प्रेजेंटेशन भी जो है, अल्लाह के बंदो क्या मैं कहूँ, तुम लोग पावर पॉइंट में बनाने की बजाय आप लोगों ने इसको जो है एडोब के अंदर बनाया है। अब ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा इस उम्र के अंदर। चलिए शुरू कीजिए सर, पावर पॉइंट पे ही बनी हुई है भाई। ये एडोब में क्यों आ रही है मेरे पास फिर? सर ये तौकीर ने आपको पीडीएफ में भेज दी है, मेरे ख्याल से हमने पावर पॉइंट पे ही बनाई हुई है। पावर ख्याल है पॉइंट से ही आपको वो भी पीडीएफ यकीन, आपको नहीं। चलें बिस्मिल्लाह करें, छोड़ें। कौन शुरू कर रहा अच्छा है? सर, नाम सर मैं बताते शुरू हैं ताकि करता हूँ। नंबरिंग भी करनी है ना उस हिसाब से। जी सर, मेरा नाम अरशद इसरार है और हमारी सर प्रेजेंटेशन जो है वो डेनिम वॉशिंग पर है, क्योंकि सर हम तकरीबन सारे लोग डेनिम वॉशिंग से रिलेटेड हैं, इसलिए तो हमने सर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है और इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो डेनिम वॉशिंग होती है सर ये अरशद इसरार, शहजाद इकबाल, सैयद मुबश्शिर हुसैन, मुश्ताक अहमद और सैयद तौकीर। जी, शुरू कौन कर रहा है? जी सर मैं कर रहा हूँ अरशद इसरार। चलें बिस्मिल्लाह करें आप। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर डेनिम वॉशिंग प्रोसेस में हमारे पास जो है ना वो बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं। इसमें एक ड्राई प्रोसेस होता है, एक WIP वर्क होता है और एक वेट प्रोसेस होता है और एक PP स्प्रे होता है। सर इससे नीचे आएंगे आप तो मैं आपको ड्राई प्रोसेस को डिफाइन करूंगा। चलें जल्दी करें, मैंने स्लाइड चेंज कर दी है। सर और स्लाइड से ऊपर जाएं सर मजीद, ये ड्राई प्रोसेस का हेड है सर ये हमारे पास ड्राई प्रोसेस में एक होता है डिस्ट्रेस प्रोसेस ना सर। इसके अंदर ये जो डेनिम होती है ना, डेनिम को सर ये रेकमाल के थ्रू जो है ना उसको उस पर डिजाइन बनाते हैं, जिससे फ्लफ जो है ना वो एनवायरनमेंट में उड़ रहा होता है।
और तकरीबन इसकी जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं सर वो 10 से लेकर 25 माइक्रोन तक होते हैं, जिसकी वजह से सर इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में बड़ा इफेक्ट होता है। और इसकी जो मजीद बीमारियां हैं वो आगे मैंने लिखी हैं, आप स्लाइड को चेंज करेंगे तो बता दूंगा आपको मैं। तो ये कह रहा है कि डिस्ट्रेसिंग और ग्राइंडिंग इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर डेनिम जीन्स। इट इज इन्वॉल्व एम्प्लॉयज टू यूज विस्कर। मतलब हमारे पास ये ऐसा प्रोसेस होता है, ड्राई प्रोसेस में हम विस्कर बनाते हैं, स्क्रैप करते हैं, ग्राइंड करते हैं, डिस्ट्रेस करते हैं गन के थ्रू। इसकी वजह से कॉटन जो फिलामेंट होते हैं और जो हमारे पास डेनिम होता है उसमें जो इंडिगो होता है उसके अंदर सल्फर भी होता है। जब उसको हम स्क्रैप करते हैं सर, ये फ्लफ का सल्फर जो है ना वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जिससे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इसको इनहेल करते हैं। इसकी वजह से सर जो बीमारियां होती है वो मैंने आगे लिखी है, हम स्लाइड अगर नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आएंगी वो। आप मुझे कह दें कि आप स्लाइड चेंज कर दें तो मैं उसको स्लाइड चेंज कर दूंगा, ठीक है? सर स्लाइड, आपने सर कहना है। प्लीज चेंज स्लाइड। ठीक है सर। सर देखिए ये इसमें दिखा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि ये एक हमारे साहब जो है वो रेक माल से इसको कपड़े को घिस रहे हैं, एक एयर के थ्रू उसको ग्राइंड कर रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं। सर प्लीज चेंज द नेक्स्ट स्लाइड। सर इससे जो हार्मफुल इफेक्ट हैं फ्लफ से, वो एस्थमा होता है, नजल कंजेशन होती है, एलर्जीज होती हैं, एलर्जीज होती हैं, क्रॉनिक सेंसिटिव्स होते हैं, चेस्ट कंजेशन होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। सर प्लीज चेंज द स्लाइड। सर ये जो फ्लफ होता है ये हाईली फ्लेमेबल होता है। ये अगर किसी कोने में पड़ा हुआ है और कोई माइनर सा भी स्पार्क हुआ तो सर ये आग पकड़ लेता है, और सर ये इसकी आग पेट्रोल से ज्यादा खतरनाक होती है। ये हमारी आंखों के सामने इतनी तेजी से फैल रही होती है कि हम इसको किसी जगह पर आइसोलेट भी नहीं कर सकते। अगर आग पकड़ ली तो ये अपनी जगह पर खत्म होती है और ये पूरी पूरी कंपनियों को जला देती है सर। और सर मशीनों में सर ये मशीनों इक्विपमेंट्स को भी खराब करती है, फ्लोर को भी गंदा करती है, पानी को गंदा करती है। सर ये बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम कर रही होती है ये फ्लफ। सर प्लीज चेंज द नेक्स्ट स्लाइड। सर इसकी प्रिवेंशन के लिए और मतलब उसको खत्म करने के लिए सर हमने जो है ना वो एक कंपनी में ही मैंने खुद बेसिकली ये काम किया है। हमने एक रूम बनाया है और वो उसकी फोटो, सर प्लीज स्लाइड चेंज कीजिएगा। सर ये काम बेसिकली हमारा ओपन एनवायरनमेंट में हो रहा था, तो हमने इसके लिए एक क्लोज रूम बनाया है और इस क्लोज रूम में सर हमने एक एयर इंटेक सिस्टम बनाया है, जिससे जो भी फ्लफ है ना वो उसको इंटेक करेगा और एक सैक में जो है ना वो सिक्योर कर लेगा। सर ये आ गया वो। सर ये एग्जॉस्ट सिस्टम है हमारा, इसमें जो होल देख रहे हैं यहाँ से ये एयर सक कर रहा है और ये सारा काम हो रहा है। जो भी डिस्ट्रेस हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी गारमेंट डैमेज हो रहा है, वो सारा जो है ना एक फ्लफ इस होल के थ्रू इस डक में आता है और इस डक से सर स्लाइड चेंज करिएगा ऊपर तरफ। जी सर ये प्रोसेस है किस तरह से ग्राइंड हो रहा है सर। और नेक्स्ट चल रही है। सर प्लीज चेंज द स्लाइड। सर स्लाइड चेंज कीजिएगा। सर ये उस फैन के थ्रू जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है इसके थ्रू सैक्स में आता है। इस सैक्स में सर क्या होता है, जो जितना भी हमारा फ्लफ है ना वो इस सैक्स में आइसोलेट हो जाता है और एयर हमारी बाहर निकल जाती है। और सर ये फिर फ्लफ जो है सर हम इसको जला सकते हैं, हम इसके बेसिकली इग्निशेबल है, हम इससे एनर्जी भी कॉस्ट से भी हम पैसे भी बचा रहे हैं। हमारे पास कोल बैरल लगा हुआ है उसमें जला लेते हैं इसको। दूसरा हम लोगों को भी सेव कर लेते हैं। सर ये जो है वो मेरी एंड से कंप्लीट हो गया। आप सर आगे क्वेश्चन बताएंगे। तौकीर ने अभी पहले रिक्वेस्ट की कि आने के लिए, तो अगर तौकीर आप नहीं आ रहे तो मैं पीपीस पे मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि पीपीस इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर, स्टार्ट करने जाना सर। पीपीस के अंदर सर डक्स, जो हमारे एक डक्स मास्क होता है या सर्जिकल मास्क होता है वो हम यूज़ करते हैं, और ना कि सिर्फ प्रोडक्शन एरिया में बल्कि प्रोडक्शन से हट के जो डाइंग एरिया हैं, स्टिचिंग एरिया हैं और वो एरिया जहाँ पे फ्लफ का रेशो कम भी है वहाँ पे भी हम ये डक्स मास्क जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लफ का रेशो है वो बज़ाहिर तो कम है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो है इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है। और इसके लिए जो रिकमेंड किया गया है पूरी कंपनी के अंदर उन एरिया में जहाँ पर फ्लफ का रेशो ज़्यादा है तो वहाँ पे सर्जिकल मास्क की जगह या डक्स मास्क की जगह वहाँ पे 5 mm का जो मास्क दे रहे होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो एयर में जो फ्लफ का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से ग्लव्स वगैरह, ग्लव्स एरिया जहाँ पे ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई वर्किंग एरिया है, कोई अगर
फील्ड वर्किंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग हो रही है, या फिर मैकेनिकल वर्किंग हो रही है, कोई किसी मशीन के अंदर जा रहे हैं, और मशीन के अंदर जाने के लिए जैसे कोई आप मशीन के अंदर घुस के काम करना चाह रहे हैं, तो आपके ऊपर ग्लव्स पहनना जो है वो लाजिम है कि आप ग्लव्स पहनकर फिर अंदर जो है आप अपने एरिया के अंदर जो है इंटर हो। ग्लव्स पहले बगैर एक तो सबसे जी ग्लव्स की जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो आपके जो है हाथ को सेव करना है, इसके अलावा जो अगर आपके केमिकल वगैरह जिससे आप मतलब इम्पैक्ट हो, मतलब आपको जो असर अंदाज कर रहा है, तो आपको उस चीज़ों से भी वो सेव करता है, और ना कि इन चीज़ों से सेव करने के बाद बल्कि जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं आपके हाथ गंदे होने से भी वो महफूज रखता है। अपना नाम ठीक तो है बताइए ताकि नंबरिंग करने में आसानी रहे। सर, सैयद मुबशर हुसैन। बशीर जी, ठीक है, जी चलिए कंटिन्यू सर, करें। एप्टॉन है जी सर, ये एप्टॉन है, इसकी जो यूजेस हैं उन एरियो के अंदर जहाँ पर आप देखते स्टिचिंग साइड पर है, या जहाँ केमिकल का खास तौर पे जी केमिकल की यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रही है, केमिकल यूज ज्यादा हो रहा है, तो केमिकल का जो प्रोसीजर है लेकर आना कंटेनमेंट एरिया से उस एरिया तक, टैंक तक या डोजिंग टैंक तक, तो वहां तक लेकर आना और उसको डोज करना, उसकी क्वांटिटी मेजर करना, उसमें एक ये भी चांस है कि आपके ऊपर भी वो आ सकता है, आपके कपड़ों पे भी आ सकता है, तो वहां पर ये यूटिलाइज किया जाता है। और उसकी इम्पोर्टेंस खास तौर पे इसलिए है कि अगर केमिकल है वो हैजर्डस है, आप पे आएगा तो इंजरी का कोई भी केस बन सकता है, तो उससे एहतियात के लिए ये लाजम किया गया है कि आप ये पहने। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर तौकीर बात कर रहा हूँ। जी तो सर, हेलो सर, यहाँ से मैं कंडक्ट करूँगा। सर ये जैसे कि हम टेक्सटाइल सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये WIP प्रोसेस है जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा होता है। इसके हेल्थ इफेक्ट में हमारे केमिकल हेल्थ कंसर्न इशूज हैं। जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं अपने प्लांट में, उसका ज़ाहिर एक साइड इफ़ेक्ट होता है, वो हमारे फेफड़ों में जा रहा होता है थ्रू इनहेलेशन, और हमारे बॉडी कांटेक्ट के थ्रू जा रहा होता है एडेशन, और हमारे फीको और लूट के जरिए भी जा रहा होता है। मतलब हम जो हेलो वापस ले कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर खाएंगे एहसान अपना माइक बंद करो यार। जी प्लीज कंटिन्यू जी करें। सर तो और जो हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में कोई केमिकल लग गया, तो वो हमारे फूड इंजेक्शन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में जा रहा होता है, तो इसके भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कंसीडर करें PP स्प्रे एरिया को, पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रे एरिया को, तो जब उसके स्प्रे किया जाता है गारमेंट पर इफेक्ट लाने के लिए, जो ट्रेडिशनल लुक होता है गारमेंट पर इफेक्ट लाने के लिए हम PP स्प्रे यूज़ करते हैं गारमेंट पर, उसकी ऑक्सीडाइजेशन के लिए। तो जब उसको स्प्रे किया जाता है, तो अगर वर्कर प्रॉपर PP यूज़ ना करे, फॉर एग्जांपल वो मास्क यूज़ ना करे, N95 मास्क यूज़ ना करे, तो उसके जो लंग्स में जो जा रहे हैं PP, वो उसको डेफिनेट सी बात है कि उसको कैंसर कॉज हो सकता है, या तो उसको स्किन कैंसर हो सकता है। हेलो, ये बोलें, सुन रहा हूँ मैं। मीटिंग पॉज हो गई। जी सर स्लाइड नीचे करें। इसमें ड्यूरिंग वॉशिंग प्रोसेस हमारे पास जो PPs रिक्वायर होते हैं वो सर्जिकल मास्क है, ग्लव्स हैं, रबर शूज़ हैं। रबर शूज़ इस वजह से होते हैं कि ज़ाहिर है वेट प्रोसेस है तो स्लिपरी सरफेस होता है, तो अगर बंदा स्लिप हो जाए तो उसकी बोन डैमेज होने का खतरा होता है। एप्रन इस वजह से होता है कि जो आपके बॉडी पर जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो सेफ रहें, क्योंकि ब्लीच यूज़ हो रहा है, एसिड यूज़ हो रहा है, कास्टिक यूज़ हो रहा है, तो ज़ाहिर है वो आपके कपड़ों को डैमेज करके अल्टीमेटली आपकी बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ये वेट प्रोसेस है सर। नेक्स्ट। कौन एक्सप्लेन करेगा वेट प्रोसेस को? आप ही करेंगे, कोई मैं और आ कर रहा है? जी सर, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मजीद इसको थोड़ा सा क्लियरफाई करूंगा। इसमें सर बताया गया है कि हम जो है डाइज यूज़ करते हैं। डाइज में हमारे पास डाइज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एजो डाइज होती हैं, डायरेक्ट डाइज होती हैं, डिस्पर्स डाइज होती हैं। तो सर डाइज से भी जो है, डाइज भी एक तरीके से जो है कार्सिनोजन है, अगर वो भी क्वांटिटी में जा रहा होता है हमारी बॉडी में, तो हम माइनर क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। वॉशिंग प्रोसेस में इतनी ज़्यादा मेजर क्वांटिटी तो यूज़ नहीं होती डाइज की, बहुत माइनर क्वांटिटी यूज़ होती है, पर वो फिर भी एक इफेक्ट है सर, हेल्थ कंसर्न है। अगर प्रॉपर PPs यूज़ ना किए जाएँ तो वो इफेक्ट कर सकता है इंसान को। तो इसके PPs जो रिक्वायर है वो नीचे वाली स्लाइड में है। इसमें ज़ाहिर है वॉशिंग मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें से नॉइज़ भी प्रोड्यूस होता है काफ़ी, तो इस वजह से एयर मफ्स या जो आपके एयर प्लग्स होते हैं वो लगाते हैं। सर्जिकल मास्क और बाकी सारे जो हेलमेट हैं, हेलमेट ज़ाहिर है जब गारमेंट लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस होता है
तो उसमें एक होस्ट लिफ्ट के थ्रू जो है एक बॉक्स होता है, उसमें हम गारमेंट को डालकर उसको हाइड्रो ड्रायर कहते हैं, उससे जो गारमेंट के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है उसको हम रिमूव करने के लिए उसमें हाइड्रो ड्रायर में रोटेट करवाते हैं। तो उसकी लोडिंग अनलोडिंग के लिए होइस्ट मोटर लिफ्ट को लगाया जाता है, उसके बाद उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। तो उसमें भी हेड इंजरी का खतरा हो सकता है, इस वजह से इसमें हेलमेट इंक्लूड किया गया है। इसके बाद सर ये पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रे एरिया। नेक्स्ट स्लाइड सर ये जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वॉशिंग प्रोसेस का, क्योंकि अगर हम पीपी स्प्रे एरिया नहीं करें तो हम गारमेंट भाई ये जिन साहब के बच्चों की आवाज आ रही है, आपको हफ्ते में 6 दिन मिलते हैं बच्चों से बात करने के लिए, कम से कम क्लास तो सुकून से होने देना। चलिए कंटिन्यू करें। जी सर तो उसके बाद हमारा जो पीपी स्प्रे एरिया होता है वो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे वॉशिंग प्रोसेस का। तो अगर हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमारा जो पीपी हो वो यूज़ हो, पर अब इसको जो है हम लेज़र पर ले जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूसली हम इसको लेज़र पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जब से ZDSC प्रोग्राम आया, हमारा जीरो डिस्चार्ज ऑफ हैजर्डस केमिकल का टॉपिक जरा जोर से बोलो यार, तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या रहे हो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए जोर से। जी सर, तो हमारा ये प्लान है कि हम जो है पीपी स्प्रे को अब रिमूव करने वाले हैं लेज़र पर, ताकि जो है हमारा हैजर्डस केमिकल का जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाए, माइनर होता जाए सर। नेक्स्ट स्लाइड सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं, और ये हमारे जो इनहेलेशन है उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं और हमें इफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें N95 मास्क रिकमेंड किया जाता है, तो उसका यूज़ करना चाहिए। हमारे आई के साथ अगर कांटेक्ट में आ जाएं तो हमारी आई को डैमेज कर सकते हैं। ब्रीथिंग के दौरान अगर हमारी बॉडी में जाएं तो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, इससे कफिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। इसके अलावा अगर इसका हाई एक्सपोजर हो जाए तो हमारा पल्मोनरी या एडिमा हो जाता है और मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है इसके थ्रू। और ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है सर लिवर और किडनी को हमारे जो है ये मेन टारगेटेड ऑर्गन है इनका। क्लोथिंग के हवाले से हमने जो है इनको डांगरीज प्रोवाइड की गई हैं, जो एक प्रॉपर इनका सूट है, उसके थ्रू ये अपने आप को पोटेशियम परमैंगनेट के स्प्रे से महफूज रखते हैं। इसमें वही ग्लव्स इसमें लेथिक्स ग्लव्स यूज होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लव्स होता है, वो यूज किया जाता है सर। और बाकी N95 मास्क होते हैं, इसके साथ हम इसको सेफ्टी ग्लासेस देते हैं, और बाकी इनका एक सूट होता है जो सेफ्टी सूट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके लिए पीपीज हैं इनके, सर्जिकल मास्क, लेथिक्स ग्लव्स, एयर मास्क, रबर शूज और एप्रन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आगे का पार्ट शहजाद एक्सप्लेन। शहजाद इकबाल साहब इधर आ जाएं। जी शहजाद साहब। जी इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में यहाँ से इसमें बर्न होता है, इलेक्ट्रोक्वेशन होता है, शॉक होता है, आर्क फ्लैश, आर्क ब्लास्ट, फायर, एक्सप्लोजन। नेक्स्ट है बर्न में अगर हम बात करें तो कॉमनली यूज होता है कि इसमें जो बॉडी का जो पार्ट इलेक्ट्रिक्वेशन में मतलब 2 पॉइंट के दरमियान, हाई और लो न्यूट्रल के दरमियान कोई भी पार्ट आएगा वो या तो बर्न हो जाएगा, या अगर वो फिजिकली माइनरी कोई अगर कम हुआ तो उसमें हो सकता है उसकी जिल के ऊपर वो जल जाती है, या वो रेडिश हो जाता है। को हम देख सकते हैं कि हाँ भाई उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। दूसरा होता है कि कहीं पे डबल फेज शॉर्ट हो जाते हैं, या फेज अर्थ के साथ शॉर्ट हो जाता है, इसमें आर्क फ्लैश हो जाता है, या थर्मल कांटेक्ट कोई ऐसा टर्मिनल है कि जिसमें वो या हाई वोल्टेज वहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं। इन आउटर साइड जितना एरिया होगा उस एरिया में बंदा उसके साथ या तो वहाँ पे कोई भी बंदा चिपक जाता है, या उसका वो किसी ना किसी तरीके से वो उसकी बॉडी का वो पार्ट डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट सर। इलेक्ट्रोक्वेशन में या तो मेन तो ये है कि इलेक्ट्रोक्वेशन उस बंदे को फेटल बिल्कुल डेड हो जाता है, या उसके रिजल्ट में कोई हो जाता है कि कोई अगर बॉडी का कहीं और
पाँव पे कहीं वायर गिरा है या कहीं और, तो वहां पे वो मेन कोई हो सकता है नीचे, जैसे हमने वो बॉडी के पार्ट्स पढ़े थे कि हाँ भाई कौन सा एरिया बर्न हुआ है या 9% 9 के। नेक्स्ट सर। सर वही बताएगा कि बॉडी का कोई ऐसा। नेक्स्ट। आर्क फ्लैश में ये बहुत ही मतलब ऐसा केस होता है कि जिसमें बचने, आर्क फ्लैश में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाद औक़ात ये होता है कि मोटरों में या कहीं भी कोई काम कर रहा है तो उसे बाद औक़ात एलटी पैनल में लोग पानों से काम कर रहे होते हैं, उसमें अगर पाना किसी ऐसी जगह पे गिर जाता है, डबल फेज में अगर गिर गया तो उसमें ये होता है कि एक फ्लैश पैदा होता है, और फ्लैश से जितना भी पैनल होगा उस फ्लैश के अंडर में आएगा। अगर फ्लैश बिल्कुल पैनल इकट्ठे के जॉइंट हैं तो फिर तकरीबन जितना भी एरिया होगा वो सारा फ्लैश हो जाएगा। और अगर उससे टेम्परेचर तकरीबन 35,000 फ़ारेनहाइट का ये टेम्परेचर पैदा होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसकी जगह के हिसाब से होगा कि जगह पे क्या क्या पैनल लगे हुए हैं क्या। आर्क ब्लास्ट में ये होता है कि हाई वोल्टेज जहाँ भी यूज हो रहे हैं तो उसका हाई वोल्टेज के एक तो ये होता है कि आर्क फ्लैश तो चलो पाना गिरा या कोई ऐसा मोटर में कहीं किसी बंदे ने डबल फेज के साथ एक अर्थ लगा दिया, फेज को टेप कर दिया, इस तरह का होता है। आर्क ब्लास्ट में ये होता है कि हाई वोल्टेज होते हैं कि उसमें कोई बंदा अगर करीब भी होता है तो वो उसको तकरीबन 1 मीटर या 2 मीटर के डिस्टेंस से वो तकरीबन वो उसको पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो फिर उस बंदे का बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके लिए या तो उसकी आइसोलेशन बाकायदा साइडों से करनी चाहिए, कोई शीट लगा के या कोई ऐसी चीज। नेक्स्ट सर। फायर मोस्ट ज्यादातर हमारे केसेस यही होते हैं कि लूज वायरिंग होती है कहीं भी तो उससे आग पकड़ जाती है, या आपने पावर कार्ड यूज किए होते हैं, उसे एक पावर कार्ड पे मुख्तलिफ साइज वो लगाए होते हैं कि एक ही शूब में, जिस तरह इरफान अंसारी ने पहले बताया था कि वो 4 4 5 5 6 6 वो यूज किए होते हैं लगा के। फिर उससे क्या होगा, पीछे ब्रेकर कम होता है, वायर वायर में वायर लगाया होता है, उससे इलेक्ट्रिकल वो वायर या तो डैमेज हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, और बाजू का तो उसकी इंसुलेशन छिल जाती है। एक्सप्लोजन सर। एक्सप्लोजन में ये होता है कि उसमें अगर जब कहीं भी किसी एरिया में भी जहाँ पे वो फ्लैश हुआ है उसके साइड पे क्या है, बाजू का पानी होता है, बाजू का कोई ऐसी इतनी हीट होती है, उससे ये क्या होता है कि आउट फ्लैश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट सर। ये वहां पे होता है बाजू का लोग वो जैसे आम इलाकों में भी वो वायर का कुंडल डाल रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं वहां पे, फिर इससे ये होता है कि बाजू का वायर आपस में टच हो जाते हैं। यार ये सारी इससे- तो देख चुके हैं पिछली प्रेजेंटेशन में, स्लाइड जो आप दिखा रहे हैं। आपने वो प्रेजेंटेशन नहीं देखी थी कि अपनी को सही कर लेते आप। ये वही चीजें सारी रिपीट हो रही हैं उसके अंदर, पहले कवर हो चुकी हैं। सर जी सर, इसमें कुछ एडिंग से रिलेटेड था, और एडिंग से रिलेटेड भाई वो आपकी चीजें जो फैक्ट्री कि से जो रिलेटेड है वो आप बताएं ना। आप तो जनरल इलेक्ट्रिकल जी हैजर्ड बता रहे हैं हमें। जी सर, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सैयद मुबशर, फैक्ट्री से रिलेटेड आपके सर। चौथे पार्टनर कौन है मुबशीर साहब? वापिस आ गए आप दोबारा? क्या आप ही ने बनाई है प्रेजेंटेशन की? बाकी तीन जिस तरह बोल रहे हैं उससे तो मुझे ये लग रहा है कि उनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। नहीं सर, रोल बिल्कुल है, बस थोड़ा सा वो मुश्ताक अगर रोल मुश्ताक, होता आप है तो सुन रहे हैं आपके मेरी बात? दूसरे साथी जो हैं मुबशीर साहब, तौकीर साहब या जी उससे सर। पहले जो भी थे, 2 स्लाइड पे बात जी की है सर, उन्होंने। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं भाई की बारी का इंतजार कर रहा था सर। मैं तो भाई कंटिन्यूस बता रहा था, मैंने बोला मेरी बारी कब आएगी, तो शुक्र है आपने भी पूछ लिया चौथे नंबर का, तो मैं भी आगे आपकी कंटिन्यू आवाज कर नहीं रहा आ रही है मुझे बिल्कुल। हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही अब है? आएगी है जी, फरमाइए कौन बात कर रहे हैं? जी मुश्ताक बात कर रहा हूँ सर, मैं इनका चौथा पार्टनर हूँ। जी मुश्ताक साहब। जी सर ये जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स है, वैसे तो सर हम लोगों ने जो सेफ्टी के हवाले से हम लोगों ने लेक्चर लिया, हम लोगों ने देख लिया, तो इंडिविजुअली हर बंदे ने अपने हिसाब से सेफ्टी प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। और अगर सर हम लोग प्रॉपर वो सेफ्टी के हवाले से बात कर ले तो वो सर सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंटेशन बनाया तो हमें सिर्फ यही चीज दिखाई दे रही थी
क्योंकि इसमें तो डिफरेंट हैजर्ड्स होते हैं, इंडस्ट्रीज में डस्ट हैजर्ड होती है, नॉइज होती है और भी होती है, तो बाकी लड़कों ने भी इस तरह कुछ प्रेजेंटेशन बनाए हुए थे, तो हम लोग अपने हिसाब से हम लोगों ने ये कंपोज कर लिया ये प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन में सर जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स है वो यही है, हमारे पास जो है मेजर जो हैजर्ड्स है वो इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड बर्न्स है। इलेक्ट्रिकल शॉक आप कहीं बाहर हैं कि ट्रैफिक की आवाज क्यों आ रही है मुझे ही पीछे से? हाँ सर, मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ हूँ इधर तो आउटसाइड भाई या तो घर आप से। बाहर घूम लीजिए या प्रेजेंटेशन कर लीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आपको सर, मैं पता भी गाड़ी था में कि आज बैठा हुआ हूँ। प्रेजेंटेशन करनी है इस टाइम के ऊपर, अपने ग्रुप को कह देते कि डिले कर दे, बाद में कर ले। एक लफ्ज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं, फिर बाद में जब सर नंबर नहीं इधर मैं मिलेंगे तो आप हॉस्पिटल में रोएंगे कि आया हमारे हूँ। साथ ज्यादती हो गई है। एक्सक्यूज मी सर मैं इधर हॉस्पिटल में आया हूँ, तो मैं उधर हॉस्पिटल में भी बहुत ट्रैफिक था, तो मैं इधर मतलब रश लगा हुआ था, आवाज आ रही थी, तो मैं इधर बाहर गाड़ी में अकेले बैठा हुआ हूँ, तो इस वजह से भी आवाज आ रही होगी, क्योंकि मेन रोड पे वो तो पार्किंग है नहीं अंदर, तो इधर मेन रोड पे मैं गाड़ी। मुश्ताक, आप प्रेजेंटेशन शुरू करें। मुश्ताक, जी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आप बात करें या तो फिर मैं शुरू करता हूँ। अगर आप शुरू कर ले यार, मेरी आवाज से डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मैं जी इधर रोड पे। सर जी बोलिए भाई, खत्म सर भी करना सैयद है मुबशिर इसको। हुसैन जी। सर एंड के ऊपर अगर हम ये बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड, जो कि हम सेफ्टी से रिलेटेड हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क से, तो वो है सेफ्टी ग्लासेस की हमें इम्पोर्टेंस उस सूरत के अंदर सामने आती है जिस टाइम पे हम या किसी वेल्डिंग साइट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग चल रही है या कोई गैस वेल्डिंग चल रही है, ऐसी जो कि आपके इम्पैक्ट आई को कर रही है, आपकी आंखों को इम्पैक्ट कर रही है, और कुछ टाइम ये ऐसी कंडीशन है अगर आप ग्लासेस यूज ना करें तो कुछ टाइम के बाद वो आपको इम्पैक्ट करना शुरू कर देगी कि आपकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये ग्लासेस अगर हम सेफ्टी ग्लासेस हम रिकमेंड करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और परमानेंटली ना के एक वक्त के लिए, जिस टाइम आप वेल्डिंग करें आपके यूज करें। इसके अलावा कोई अगर आप ऐसे एरिया के अंदर जा रहे हैं जहां पर आपको पता है कि जी वेल्डिंग के जो स्पॉट्स हैं या कोई ऐसी चीज है जो आपकी आंखों में आ सकती है, तो वहां पे भी ये रिकमेंड किया जा रहा होता है ऐसे एरिया के अंदर लाजमी। सर इसी तरह सेफ शेड है कि जहाँ पे फेस शेड के ऊपर आपके मुंह पे आने वाली चीजें या कुछ ऐसी चीजें जो आपके फेस को हिट कर सकें या आपके फेस के ऊपर वो चीज आए, और आप जैसे अगर हम ग्लैंडिंग कर रहे होते हैं तो ग्लैंडिंग की जो चिंगारियां आती हैं बंदे के, वो फेस के ऊपर आ रही होती हैं बाज जगह पर, और वो डायरेक्ट आपके फेस को हिट कर रही होती हैं। तो वहां पर ये चीज इसलिए रिकमेंड की जाती है ताकि आप अपना फेस प्रोटेक्शन भी कर सकें, और ये किसी भी बड़े हजार्ड से बचने का एक तरीका होता है। सर इसी तरह हार्ड हेड है, और इसको भी हम इसी पर्पस के लिए खास तौर पर यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर आगे चलें यार, ये सारे सेकंड तो पढ़े हुए हमने पहले, आगे खत्म हो गई जी। आपकी प्रेजेंटेशन? नहीं सर, इसमें असल में लास्ट में कुछ कंक्लूजन है जो सेफ्टी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने थैंक अभी यू कर दिया भाई, इसमें तो बचा किया इसके बाद। क्या कंक्लूजन है आपका, बताइए जल्दी। सर कंक्लूजन जो हमारा इसके अंदर सेफ्टी से रिलेटेड है कंक्लूजन में, वो ये है कि हमें इंश्योर करना है अपना सेफ्टी, ना कि हमें ये इंश्योर करना है सेफ्टी से, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड अपनी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो इम्पैक्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन या अपना ओजोन से रिलेटेड हैं या फिर वो जो है कंजम्पशन से रिलेटेड है, वो हमने अपने इम्पैक्ट देखने हैं। जैसे गैस के इम्पैक्ट हैं, गैस यूजेस के इम्पैक्ट हैं, ड्रेनेज के इम्पैक्ट हैं, और जो जितना हम इम्पैक्ट पैदा कर रहे हैं माशरे के मतलब सोसाइटी में, एनवायरनमेंट के अंदर, वो चीज़ हम इसके अंदर इंश्योर कर रहे हैं कि हम उससे सेफ साइड जा सके। जितनी हम डिप्लीशन कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन, उनको डिक्रीजिंग पॉइंट के ऊपर टारगेट। अच्छा भाई खत्म कीजिए आप, टाइम भी रन हो रहा है। अच्छा जनाब, कौन लोग 25 लोग मौजूद हैं अभी यहाँ पे, जरा मुझे बताइए प्रेजेंटेशन किस लेवल की है, कौन करेगा रेट इसको? ऐसा तुम बोलो। जी सर। प्रेजेंटेशन को 10 में से कितने नंबर देते हो तुम? सर 8 नंबर। 8 नंबर क्यों भाई, वजह बताओ जरा मुझे 8 नंबर देने की। दोस्तियां निभाते हो तुम? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम किया करो। जी 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 कहाँ से 8 सर, नंबर मैं की तो प्रेजेंटेशन, ये बताओ जरा मुझे तुम। सर आप प्रेजेंट करने का कह रहे हैं या मैं प्रेजेंटेशन जो रेडी की है प्रेजेंटेशन की उसका? बात कर रहा हूँ, कंटेंट्स की। प्रेजेंटर पे तो 5 पे मैं बाद में आऊंगा। आप ये देखिए कि ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में नहीं बनी हुई है, इन्होंने इसको जो है पीडीएफ के अंदर बनाया है। नंबर 2, इन पिछले हफ्ते ये देख चुके हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन हो चुकी है।
जो बड़ी डिटेल्ड और बहुत थॉरो प्रेजेंटेशन थी, उसके बाद भी इन्होंने स्लाइडें भरने के लिए वो सारी चीजें डाल दी हैं, इलेक्ट्रिकल की सेफ्टी। तो जब एक चीज आपसे पहले प्रेजेंट हो गई है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट करें और सही करके लेके आए आप उसको। उसमें कोई ऐसे कंटेंट डालें या पहला जो पोर्शन था उसको एनलार्ज करें कि जो ड्राई का और वेट का बता रहे हैं उसकी HSE को देखें, उसको एक्सटेंड करें या उसी से रिलेटेड कोई काम करें, बजाय इसके कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक पोर्शन डाल के, जो कि इससे रेलेवेंस ही नहीं बन रही है इनके काम से, प्रेजेंटेशन टॉपिक से उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ये जो है इसको मैं 8 नंबर दे रहा हूँ। तो खुदा को सर भी दया 90 करो, अल्लाह को भी एक दिन तुमने मुंह देना है यार। सर सर मैं प्रेजेंट सॉरी फॉर करने का कह रहा हूँ इंटरप्शन सर। सर, कुछ बोल सकता हूँ मैं? नहीं अभी कुछ आप खामोश रहिए जरा। अमजद साहब ठीक है। सर प्रेजेंटेशन में बहुत मतलब ये था कि पहली बात तो कि मटेरियल ही ऐसा था, और दूसरी बात ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी नहीं थी। जैसे इन्होंने प्रोटेक्शन पर मैग्नेट की बात की है, प्रोटेक्शन पर मैग्नेट में सबसे ज्यादा जो हैजर्ड होता है वो फायर का होता है, तो उसके कंट्रोल भी नहीं थे। तो आई थिंक इनको 6 प्रेजेंटेशन में, और प्रेजेंटर्स को अगर आप पूछे तो 8। सॉरी कितने बताया आपने? सर 6 प्रेजेंटेशन को कितने प्रेजेंटेशन, नंबर दे रहे हैं आप? प्रेजेंटर्स को 8, प्रेजेंटेशन को 6 दे रहा हूँ सर। प्रेजेंटेशन को 6 और प्रेजेंटर को 5 आदमी ने प्रेजेंट किया है 8। ना। एक साहब ने 2 स्लाइड पे बोला है, एक अस्पताल में बैठे हुए हैं। अब वो एक इमोशनल बात हो गई है कि जी अस्पताल में गए हुए हैं, वो उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला है, जबकि पता भी है कि प्रेजेंटेशन आज मैंने करनी है, एनीवे इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है। मैं इस पे कोई तबसरा सर नहीं कर प्रेजेंटर्स का एवरेज निकाल के 7 दे दें। अच्छा 7 किस हिसाब से बन रहा है भाई? एक ही आदमी बोल रहा है, या तो इसके अंदर बोले सर शुरू इस के वजह अंदर से कह रहा 2-4 हूँ, स्लाइड पे नहीं अरशद खान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस अरशद वजह और से कह रहा हूँ मुबस्सिर के कुछ अलावा लोग बीच बाकी में तीन किसी की कंट्रीब्यूशन आवाज भी बता नहीं आ दीजिए रही जरा थी। मुझे ग्रुप में। सर ये तो फिर जी सही नाइंसाफी कह होगी रहे ना हैं। कि आप जो 3 आदमी कंट्रीब्यूट ना करें उनको भी वही नंबर दें और अर्शद साहब को भी आप वही नंबर दें। इंसाफ कहाँ हुआ फिर ये? सर अरशद ने अच्छा स्टार्ट किया मैं था, आपसे और उनको क्या 8 कह रहा कर हूँ, रहे अरशद और हैं। मुबशिर के अलावा बाकी 3 आदमियों का मुझे कंट्रीब्यूशन बताइए ना आप। चले आप छोड़ें, फैसल साहब आप बताइए, फैसल लियाज साहब, सर आपका सर फैसल लियाज सर साहब। जी है जी सर सर जी बताइए। सर 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 10 आउट ऑफ आई थिंक 7 सर, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो आपने अभी बात की ना सर, असल में सबने एक साथ सबमिट करवाई है, वरना वो आप वाली बात सही है कि जब एक बंदा पिछले वीक प्रेजेंट कर चुका है तो वही प्रेजेंटेशन तो भाई दोबारा नहीं मेरी आनी बात चाहिए। एक मिनट होल्ड ऑन। यहाँ पे बंदा बैठा है, मैं नाम नहीं ले रहा, उसने आप लोगों की प्रेजेंटेशन देख के मुझे मेल भेजी कि जी मैं अपनी प्रेजेंटेशन विड्रॉ कर रहा हूँ, आपको जुम्मे तक मैं दूसरी प्रेजेंटेशन दे दूंगा। अगर ये मुझसे रिक्वेस्ट करते क्या मैं इनको मना करता? ये आर्गुमेंट तो आपका फेल हो गया ना। चले मॉनिटर साहब आप बोलिए, फुरकान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैं अभी अभी ऑफिस से थोड़ी देर पहले आया हूँ और मैंने ज्वाइन किया था, मुझे पीछे की हिस्ट्री पता नहीं अभी क्या जो है वो चल अच्छा रहा था। ये महाम मौजूद है, महाम बीबी? महाम मौजूद है या नहीं है? हेलो जी महाम, जरा नंबरिंग तो दीजिए प्रेजेंटेशन को हेलो आप। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। महाम आपको मेरी आवाज आ रही है? नायरीन आपको आवाज आ रही है मेरी? चलें जो भी है, बहरहाल ये इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग पूरे ग्रुप के लिए, मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं हुई है। मैं ये चाह रहा था कि ये देखें, ये ग्रुप प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, ये टीम वर्क आपके अंदर डालने के लिए होते हैं। मुझे भी पता है ग्रुप के अंदर हर आदमी मजबूत नहीं होता, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, जिस तरह घर के अंदर होता है उसी तरीके से हमें लेके चलना पड़ता है। एक आदमी प्रेजेंटेशन बनाता है और कुछ करे ना करें, एक दिन बैठ के आपस में ज़ूम के ऊपर बैठ के अगर आप 3-4 मिनट आप लोग अगर बात कर लेते ना, तुमने इस पे ये बोलना है, तुमने इस पे ये बोलना है, जो कमज़ोर साथी थे उनकी तैयारी अगर करवाते थे, तो आज आपको ये एम्बैरेसमेंट ना होती। तो इसके ज़िम्मेदार ग्रुप लीडर साहब भी हैं, मुबशिर साहब भी हैं, तौकीर जो भी हैं, जो लोग भी हैं। इट वाज़ अ वेरी पुअर शो टू से द लीस्ट। अच्छा दूसरी बात ये कि फुरकान साहब ने आज मुझे मैसेज किया था कि ज़रा आज मिड टर्म के रिज़ल्ट बता दें। ज़िंदगी में मुझे इतनी मायूसी कभी नहीं हुई जितने कि आप लोगों के रिज़ल्ट देख के हुई। अब आप पूछेंगे ये क्यों हुआ है? देखिए बात ये है कि मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ, दुनिया अगर मुझे बेवकूफ़ समझती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, अगर वो समझती। लेकिन जिन लोगों के साथ मेरा एक ताल्लुक है, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ,
कोशिश कर रहा हूँ कि नॉलेज ट्रांसफर कर सकूं, अपनी दयानतदारी के साथ मैं लगा हुआ हूँ। और जब वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि उल्लू का पट्टा है, इसको कुछ पता नहीं चलेगा, हम जो भी कर लेंगे, तो इस चीज ने मुझे बहुत मायूस किया है और आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस क्लास। जिंदगी में मुझे कोई ऐसी क्लास नहीं मिली, इवन अंडर ग्रेजुएट्स को मैंने पढ़ाया है अभी, उन्होंने मेरे साथ ये नहीं किया जो आप लोगों ने किया। अगर मैं चाहूँ, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ जब आप अगले सेमेस्टर में आएंगे कि 8 लोग ऐसे हैं जिनके पेपर आइडेंटिकल हैं, 2-2 की जोड़ियों के अंदर, आइडेंटिकल। इतनी भी अकल नहीं है कि फ़ॉन्ट चेंज कर दो, तरतीब को आगे पीछे कर दो, सीक्वेंस बदल दो। भाई नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मेरे पास बड़ा आसान था। मेरे पास बड़ी आसान चॉइस थी कि हर आदमी के, मैं जो 8 आदमी मेरे सामने आए हैं, सबको -10 करता और जितने भी नंबर उन्होंने स्कोर किए -10 करके मैं रिज़ल्ट अनाउंस कर देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। खुदा के वास्ते अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारो, सिंपल बात करो। मैंने उन लोगों की मेरे दिल में ज़्यादा इज़्ज़त है कि जिन्होंने गलतियाँ करके अपनी गलतियाँ की हैं, अपने तौर पेपर करने की कोशिश की। आई रिस्पेक्ट देम मोर उन लोगों के मुकाबले में कि जिन्होंने एक-दूसरे का छाप के पूरे नंबर लेने की कोशिश की है। एंड इट वाज़ सो डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 आदमी ऐसे हैं, 4 पेयर की बात कर रहा हूँ। 4 पेयर का मतलब हो गया कि 8 आदमियों ने कॉपी की है। एंड मुझे जो इतना जिस बात पे अफ़सोस हो रहा है कि अगर एक आदमी ने कहीं कैपिटल में कुछ लिखा है, तो वही चीज़ दूसरे वाले के पेपर में 100% उस सवाल के अंदर वो पूरा का पूरा पोर्शन कैपिटल के अंदर है। कहीं किसी से अगर एक कॉमा की गलती हुई, दूसरे में वही नज़र आ रही है। तो भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? खुदा के वास्ते दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ, अपने आप को ना बनाओ। कल को जब तुम ज़िंदगी में खड़े होगे ना, कहीं न कहीं ये चीज़ तुम्हारे काम आती है। जिन लोगों ने खुद अपनी मेहनत से किया है ना, उन्होंने गलतियाँ की हैं। अगर कोई और टीचर होता, उनको पास भी ना करता। लेकिन मैंने ना सिर्फ़ उनको पास किया, बल्कि 2-2, 3-3 नंबर उनको एक्स्ट्रा दिए हैं, इस बात के कि उन्होंने एक एफ़र्ट की है, अपने तौर पे पेपर हल करने की कोशिश की है, ठीक है। उनके पास जो मेरा रीडिंग मटीरियल जो मैंने दिया था, वो उनके पास मौजूद था। लेकिन उन्होंने कम से कम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। तो जिन लोगों ने ये किया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अल्लाह ताला हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है, मैं आपके गलतियों पर पर्दा डाल रहा हूँ। लेकिन अगर किसी ने फाइनल में ये हरकत करने की कोशिश की ना, क्योंकि फाइनल भी ऑनलाइन हो गए, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस आदमी को फ़ेल करूँगा। और मुझे नहीं पता कौन किसको नकल करवा रहा है, लेकिन मैं दोनों को फ़ेल करूँगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो ये ना करें प्लीज़ आप। आपको इतनी फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन दे दिया है, आपको हर चीज़ रीडिंग मटीरियल आपके पास मौजूद है, कम से कम सवालों के जवाब तो खुद दो, एक-दूसरे से नकल तो ना मारो। इतनी तो होनी चाहिए कि अगर हाथ से नहीं लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, जिन्होंने टाइप किया है उनके दूसरे वाले ने भी टाइप किया है, ये नहीं कि उसने हाथ से 2 सवाल बीच में हाथ से लिख ले, कि पता चले कि जी इसने खुद करने की कोशिश की है। तो अगर आप मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, तो बखुदा मैं बेवकूफ़ ज़रूर होऊँगा, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँगा मैं इन चीज़ों को ना पकड़ सकूँ। ठीक है, ये टाइम खत्म हो रहा है, मैं इसको वीडियो को सेव करके वापस आ रहा हूँ, फिर अगले ग्रुप को करता हूँ। ओके सर।